नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। क्या वाकई में वोटों की चोरी हुई है या फिर पहले चौकीदार चोर है, फिर ईवीएम चोर है, अदालत के जज चोर हैं, लोकतंत्र खतरे में है और अब वोटों की चोरी हुई है। नाकाम मैं नहीं हूं, मेरी पार्टी नहीं है। नाकाम है पूरा का पूरा सिस्टम जो मुझे पास नहीं करवा पा रहा है। ये नैरेटिव है जो इस समय सोशल मीडिया पर आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एक नैरेटिव ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लगातार हराने के लिए सिस्टम बहुत पुरजोर मेहनत कर रहा है। सवाल यह है कि सिस्टम आखिर राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ा है, या फिर वाकई में राहुल गांधी एक सही मायने में सच्चे देशभक्त हैं, उनके जैसा देशभक्त न हुआ था न होगा। राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है? सच क्या, झूठ क्या, परसेप्शन की लड़ाई क्या, और आखिर ये लड़ाई आने वाले दिनों में किस दिशा की ओर आगे जा सकती है? इस पूरे विषय में आज विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं, जयंत माइंडकर जी। जयंत माइंडकर जी जाने माने राजनैतिक विश्लेषक हैं। कई सारी टेलीविजन चैनल, अखबार और ब्लॉग्स पर, यूट्यूब चैनल पर वो आते रहते हैं, अपने विचार बताते रहते हैं और उनके विचारों पर बहुत डिस्कशन भी होता है। जयंत जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, मैं पास नहीं हो रहा हूं, या वाकई में मैं पास तो कब का हो गया होता, लेकिन सिस्टम मुझे फेल कर रही है। ये नैरेटिव जो सेट हो रहा है, ये सही है या गलत है? अ, ऐसा किसी को ढांचे में डाल के प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन को बताना मुश्किल है। मैं इस ढांचे को जो शुरुआत करूंगा वो बाबरी डिमोलिशन से। वहां से जो एक नैरेटिव शुरू हुआ है कि जो हमारे साथ है वो राष्ट्रवादी है, वो हिंदुत्ववादी है, और जो हमारे साथ नहीं है अब तो यहां तक आ गया है कि वो देशद्रोही है। भले ही अभी तक जो देशद्रोही थे वो जब इधर आ जाएंगे तो वो एकदम देशभक्त हो जाते हैं, या जो भी कुछ। तो बीजेपी ये की लॉन्च। नारे, हाँ यस, ये हमारे साथ यानी वही वो ये जो एक नैरेटिव 89 में जिसकी शुरुआत हुई, 92 में उसने एक तूल पकड़ा और गोधरा में उसको एक नया मसीहा मिला, और 2014 में हमने उसका एक परिणाम देखा। 14 में देखा, 19 में देखा, 24 में वो परिणाम एक ऐसे स्थिति में आ गया कि अगर यही चलता रहा तो 29 में क्या होगा। ये इसके लिए कि आरएसएस की विचारधारा को पूरी तरह से मानने वाला तबका 37.5% नहीं है, वो लेस देन 25% है। लेकिन राम मंदिर वगैरह जिस जैसे की वजह से ओबीसी बहुत मात्रा में आ गए, फिर एससी एसटीज भी जुड़ गए वगैरह। सो यू कैन से इट रीच टू सम लेवल वेयर थर्ड टाइम, कि जिनको वैसे 240 यानी कुछ ये नहीं है, लेकिन वो आ सके जैसे जैसे। अब ये जो डर है इनको, ये इसका है कि ऐसा ही चलता रहा तो 29 में क्या होगा। और दूसरी बात, हम ये मानते हैं, मैं ये नैरेटिव खुद भी एज ए जर्नलिस्ट कई बार बोल चुका हूं कि कर्नाटका में अगर कांग्रेस जीती तो ईवीएम क्या कर रहा था, विच इज अ फैक्ट। ये
ये हम भी पूछ सकते हैं। और इतने तो मैं भी इतना बायस नहीं हूं, मैं भी इतना प्रो एनी पार्टी नहीं हूं कि इस प्रकार से प्रो कांग्रेस या प्रो कि कर्नाटका में जीते तब क्या हुआ। तो इसका एक महाराष्ट्र के बारे में लोकसभा में जिस जो कुछ मुद्दे उठाए हैं लोकसभा, यहाँ तक कि आज विधानसभा में, और और जो मुद्दे राहुल गांधी ने 48 लाख वोटों के बारे में उठाए, उसको काउंटर करने के लिए आज सुबह एक बहुत ही हास्यास्पद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई कि बोला गया पृथ्वीराज चौहान के कोई 3 रिलेटिव ने 2 बार वोटिंग किया। अब इसका सीधा जवाब ये है, अगर पृथ्वीराज चौहान के 3 रिलेटिव के नाम अगर 2-3 जगह है तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? 2 बार वोटिंग नहीं, उन्होंने 2-3 बार उनकी जगह नाम है, ऐसा बोला गया। बात ये अगर ये है तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? और वही तो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है कि चुनाव आयोग इसके ऊपर फिर से रिव्यू करे। अब महाराष्ट्र में 48 लाख है, बिहार में 65 लाख है। मैं यहां तक जाता हूं, 48 छोड़ दो, 65 भी छोड़ दो, एक भी पूरे देश में अगर एक भी अगर बोलता है कि मेरा वोट, मेरा फोटो दूसरी जगह भी है और मैं तो यहाँ बैठा हूं और ये गलत है, तो इलेक्शन कमीशन मेरे हिसाब से इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन बोलता है आप एफिडेविट करो। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? प्रॉब्लम उनके काउंटर से शुरू होता है। वो एफिडेविट क्यों करेगा इलेक्शन कमीशन? आई मीन सॉरी, राहुल गांधी एफिडेविट क्यों करेगा? मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है, महाराष्ट्र टाइम्स में आया है। मैंने ये पूछा है कि बोफोर्स से लेके 2G स्पेक्ट्रम तक आप लोगों ने इतने आरोप किए, आपने कभी किसी को आपने कभी कोई एफिडेविट किया था? आपको उस वक्त के रूलिंग पार्टी कांग्रेस ने कभी मांगा था? नहीं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कौन होता है एफिडेविट मांग दो ऐसा बोलने वाला? ये पॉलिटिकल एलिगेशन है, लेट द पॉलिटिकल रिप्लाई। ये इलेक्शन कमीशन एज अ काउंटर राहुल को एकदम तुम देश की बदनामी कर रहे हो या इस प्रकार से जो भी कोई बातें हो जाती है, ये तुम माफी मांगो, ये बोलने वाले इलेक्शन कमीशन कौन? उन्होंने बोला है अगर नहीं तो माफी मांगना पड़ेगा वगैरह, ये बोलने वाले कौन हो? ये इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि आप एफिडेविट करो ये बोलने वाला? मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन को कोई अधिकार है एफिडेविट मांगो ये कहने का। मैंने एक आर्टिकल में महाराष्ट्र टाइम्स में लिखा है कि बोफोर्स से लेके 2G स्पेक्ट्रम तक आज तक किसी ने भी, आपने भी कवर किया है, हमने भी कवर किया है, कहीं भी किसी ने एफिडेविट किया है कि हम बोलते हैं, एलिगेशन ही एलिगेशन रहते हैं। और आज तक बोफोर्स से लेके 2G स्पेक्ट्रम तक कोई भी एलिगेशन प्रूव नहीं हो सका। 20 साल बाद बोफोर्स में कुछ भी नहीं था, यही निर्णय निकला है। तो ये समझो अगर राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, कुछ विथ एविडेंस बोल रहे हैं, तो उसको सुन लेना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। यहाँ तो आप ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, आपके ऊपर ये करेंगे, तो एक प्रकार से एक संशय निर्माण होता है कि क्या अंदर कुछ रियली गड़बड़ है। नहीं, संशय की देखिए, तो एक बात हुई जैन भाई, ये बात तो ठीक है, संशय हुआ, संशय जो है आपने रेस कर दिया, ये सारे पॉइंट अपनी जगह पे ठीक है। चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है तो चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है, उसका काउंटर पॉइंट ये है, हर संवैधानिक पोस्ट करप्ट है, ये आरोप है। कोर्ट करप्ट है, चुनाव आयोग करप्ट है, डिफेंस सिस्टम करप्ट है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, इंडिया के अंदर जिस तरह से इलेक्शन होते हैं करप्ट है, सारे के सारे कलेक्टर करप्ट है। ये जो जिस तरीके से एक देश चलता है विश्वास पे, कि भैया विश्वास देश के अंदर लोगों को है। ऑपरेशन सिंदूर पे भी जब बात चल रही थी तो पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी ने कहा कि भाई ये जो सिंदूर ऑपरेशन है वो देश की आंखों में झोंक दिया हुआ एक मीडिया का वगैरह वगैरह,
एक नाटक है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो जब आप एक ऐसे डेकोरेशन में चलते हो, एक ऐसी स्थिति में चलते हो कि जिसमें सभी कोई गलत है, और मैं अमिताभ बच्चन की तरह पूरी सिस्टम के सामने लड़ रहा हूं, तो आपको लगता नहीं है कि कोई आदमी आकर के एफिडेविट मांगेगा? इस पर आपकी क्या राय है? बेसिकली हम अगर देखेंगे तो कुछ हद तक मुझे ये पिछला हिसाब निकालना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज देन इट गोज अप टू एवरी मिस्टेक इज बाय जवाहरलाल नेहरू। तो फिर भी इसी प्रकार के एलिगेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 10 साल, हम पहले के भी नरसिंह राव के भी छोड़ देंगे, कि अगर कि जिसका लीडर अच्छा नहीं होता उसका रुपया गिरता है, सम डायलॉग्स, इस प्रकार के यस। डायलॉग बोले, इस प्रकार के कुछ, आज रुपया मौन कहाँ है। मोहन सिंह, मौन हाँ, मोहन और सिंह। हाँ, तो ये इस प्रकार से कुछ डायलॉग बहुत बड़े बड़े बोले गए थे। 2007 में कुछ डायलॉग बोले गए थे, हेमंत करकरे को क्या बोला गया था और फिर क्या हुआ, ये सब। तो ये इसका एक ही है, देखिए, पॉलिटिक्स ही चलता ही रहता है। मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि एवरी एलिगेशन हैज अ सब्सटेंस, नॉट नेसेसरी। ये भी नहीं कहूंगा कि एवरी एलिगेशन डज नॉट हैव सब्सटेंस, ये भी नहीं। डेमोक्रेसी में यही होता है जो नहीं हो रहा है यहाँ। डेमोक्रेसी में आपने बोला है, आपने सब कुछ किया, चलो ठीक है, हम आपके ऊपर इंक्वायरी कर लेंगे, जो बाहर आएगा हम आपको दिखा देंगे। 11 साल में क्या हुआ है? 11 साल में एक इंक्वायरी हुई, बोलते हैं हमारे यहाँ स्कैम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, स्कैम तो हुए हैं। अब छोटा है लेकिन पंकजा मुंडे का वो चिकी स्कैम ही है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। हमको सुनना ही नहीं, नहीं नहीं, इसमें कुछ दम नहीं है, आप ही निर्णय लेते हैं। ये कुछ मेरे एक आर्टिकल के ऊपर मेरे को किसी ने कल एक शेर कहा था, वो तो मेरे को इतना आता नहीं है, लेकिन मैं उसका जवाब देता हूँ, यानी उसका उसका पूरा मतलब बताता हूँ मैं। वो मेरे को शेर उतने याद नहीं रहते, कि ये कैसी कुछ बात है कि हम ही जज है, हम ही फिरियादी है, और एक्यूज तुम हो, और हम ही डिसीजन दे देते हैं। कुछ ऐसी बातें चल रही है, और ऑब्जेक्शन इसी के ऊपर है, बाकी कुछ नहीं। अब सिस्टम में ऐसा, हर सिस्टम करप्ट क्यों है? सिस्टम में सिस्टमेटिकली अपने अपने विचारों के आदमी बिठाने की कोशिश 11 साल से चल रही है। ईडी ने जितने लोग पकड़े हैं उनको भी पता है, कोई जरूरी नहीं बोलने की, 2 या 3 लोगों को भी पनिशमेंट हुई है क्या? लेकिन 1000 लोगों की रातें, 1000 से भी ज्यादा लोगों की रातें जेल में कटी है। क्या ये सही है? इस पर हर्षवर्धन पाटिल खुलेआम बोलता है कि मैं बीजेपी में जाने के बाद चैन की नींद सोया हूं। दैट मीन्स यू आर बीइंग ब्लैकमेल्ड। ये बात सही है। तो शिक्षण, जहां कुछ इतिहास में कुछ बदलाव किए जाते हैं, फिर गांव के नाम, इलाहाबाद, प्रयागराज वगैरह सिस्टमेटिकली हो रहा है। उसके बाद ईडी, सीबीआई, इनका एक, जो ईडी इतना कुछ बड़ा नहीं था, जो आजकल हर लोगों के दिमाग में आ रहा है, ईडी ईडी ईडी। तो दे आर टेकिंग ओवर द सिस्टम। दूसरी एक बात है कि ये जो विचारों के आदमी है, ये कुछ एक एक आरएसएस के हेडक्वार्टर में बैठे रहते, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। किसी भी पार्टी के, वो हर जगह रहते हैं। उनके विचारों के आदमी डेमोक्रेसी के चारों तबके में है, ये मैं मानता हूं। और अपने विचारों के आदमियों के बलबूते पर संघ अपने विचार सामने रखता है। हो सकता है ये विचार जो आपने अभी एलिगेशन किया कि क्या न्यायपालिका भी करप्ट है, हो सकता है कुछ ऐसे निर्णय हो कि जिनको लगा हो, जिसकी वजह से अपोजिशन को ऐसे कई कुछ बहुत से निर्णय ऐसे आए हैं जिसके बारे में हमको भी जरा डाउट लगा था। यानी एक तो वो मेरे को याद है कि केवल उद्धव ठाकरे ने रेसिग्नेशन दिया, पूरी सिस्टम ये कह रही थी कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल सही है, लेकिन उसने रिजाइन किया, इसके लिए तू घर चला, तुम चले जाओ। ये कैसा हो गया?
अगर पूरी सिस्टम तुमको बता रहे कि जहां उद्धव ठाकरे कोई भी गलती नहीं है, तो बोल दो यू कम बैक। क्यों नहीं हुआ ये? ऐसा ऐसा कॉमन मैन, ये मैंने कई बार डिस्कशन में भी रेज किया हुआ इशू है, ये इसी प्रकार का बात है। नहीं, इसके अलावा भी एक किस्सा हुआ कि जब भाजपा की प्रवक्ता जो है वो जज के रूप में मनोनीत की गई, ये कांग्रेस पार्टी ने पिछले सप्ताह में ही आरोप किया। ये उसको इतना मैं इसके लिए महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस प्रकार से कांग्रेस ने भी किया हुआ है। ऐसे कई घटनाएं मैं भी दे सकता हूं, क्योंकि कल तक जज था और आज कांग्रेस के एमपी बन गए। ऐसे में बता, बात है सिस्टम को तोड़ने की। सिस्टम को सिस्टम को जिसके एक बाईपास निकालना ये अलग है, पूरा ब्रेक करना। आज जो प्रॉब्लम हो रहा है वो पूरा ब्रेक करने का प्रॉब्लम हो रहा है। आज ये भी प्रॉब्लम हो रहा है वोटिंग के बारे में महाराष्ट्र में, कि ये आखिरी के 1 घंटे में जितने वोट्स आए उसकी वजह से कुछ भी हो गया होगा। इतना हो गया कि आप सत्ता में नहीं आएंगे ऐसा लग रहा था, आप एकदम 250 तक पहुंच गए। तो प्रॉब्लम यहाँ लेकिन जयंत भाई, ये आरोप आज लग रहा है, हर पोलिंग बूथ के अंदर कांग्रेस पार्टी का आरओ बैठा होता है, ऑपोजिशन कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए होते हैं, तो उनको तो सब कुछ पता चलता ही है। ये चुनाव के 1-1.5 साल बाद इसका ये होता है। पहली बार मुझे कभी भी ईवीएम के आरोप के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। पहली बार मुझे इस आरोप पे दम तब लगा जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स दिए और एक घर में 40 आदमी एक ही एड्रेस पे, उनके नाम रिपीट कैसे हो रहे, जो जो अभी बोला गया है मीडिया में, 48 लाख और 65 लाख। तब मुझे ईवीएम के ऊपर मैंने कभी भी भरोसा नहीं किया। कोई भी एलन मस्क या कोई भी आईटी एक्सपर्ट बोलेगा कि ईवीएम कैन बी मैनेज्ड, मैंने कभी भी भरोसा नहीं किया। और यहां तक कि मुझे याद है खुद शरद पवार ने भी कभी भी ऐसा एलिगेशन नहीं किया है कि ईवीएम कैन बी हैक्ड वगैरह। लेकिन जब आज राहुल गांधी विच एविडेंस ही हैज कम आउट, वी नीड टू रीचेक। और मैंने इसका यानी एक बार एक ईवीएम में चलिए, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ईवीएम में नहीं है, प्रॉब्लम वोटर लिस्ट में है। ईवीएम ओके वोटर है। ईवीएम। और दूसरा ऐसा, मैंने इसको एक क्रिकेट की भाषा में मैंने बोला था कि दिस इज नथिंग बट डीआरएस। क्रिकेट का डीआरएस रहता है, वैसे यहाँ का भी एक, चलो चेक करो एक बार। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कांदिवली बोरीवली में अपने घर में बैठे, आपका नाम आपका फोटो अगर बिहार में है, तो एक तो आप झूठे या तो वो झूठा है। वेरी सिंपल। एंड दिस कैन बी मैनेज्ड ऑन आईटी, आई मीन कंप्यूटर, दिस कैन बी मैनेज्ड विद इन सेकंड्स। तो उतना ही करने की डिमांड कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात आखिर जा कहां रही है, ये कहां जाके रुकेगा? लोकतंत्र में अविश्वास ये मुद्दे पर, राहुल गांधी के अंदर विश्वास ये मुद्दे पर, या फिर वोटर रिफॉर्म्स और इसी के साथ मामला खत्म? कहां जाकर आपको ये मामला रुकता हुआ नजर आ रहा है? मुझे ऐसा क्या है, अभी की जो सरकार है ये कुछ ऐसा सुन के कुछ करने के मूड में नहीं है, कोई ज्यादा सुनती नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फार्मर्स एजिटेशन। 1 साल तक बेचारे फार्मर बैठे रहे, फिर उनको जब पता चला जो भी कुछ हुआ, आए, प्रेस से बात नहीं कही, हमारी हो गई होंगी गलती, हम विड्रॉ कर रहे हैं, बस निकल गए। तो ये सरकार जो है ना, अब उसको बोलते हैं हम तन मन धन से, चलो हमारी भी गलती होगी, चलो हम पीछे हटते, ऐसे मानने वाले। तो आप जिस लगन से वो सवाल कर रहे हैं उसके मुताबिक अगर सवाल आना होता तो कब का आ चुका होता। ये सरकार ऐसी थिंकिंग करने वाली, जो हमको लगता है वही सही है ये मानने वाली है, और उनको जो लगता है वो कर रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं। लेकिन अब जब एसआईआर आ रहा है, पूरे के पूरे वोटर लिस्ट की पड़ताल आ रही है, कुछ चीजें दिख रही हैं कि भी 65 लाख वोटर हटाए गए, महाराष्ट्र में से 48 डुप्लीकेट निकले तब दिक्कत, अगर नहीं निकाल रहे हैं तब दिक्कत, डुप्लीकेट पकड़ रहे हैं तब दिक्कत, एक एड्रेस पे 40 मिल रहे हैं तब दिक्कत, सभी जगह पे दिक्कत क्यों है?
दिस शोज कि ईवीएम नहीं लेकिन वोटर्स लिस्ट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और उसकी वजह से ये सत्ता में आए हैं। ठीक वोटर्स है जय लिस्ट में हाँ जी, बताइए बताइए, कह रहे थे आप बस कुछ। बस यही है, वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है, दैट्स इट। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयंत माइनकर जी, आप हमारे इस शो में आए और हमसे बात की। तो आखिर अब ईवीएम में कोई समस्या हो, ये सुप्रीम कोर्ट में साबित तो नहीं हुआ। अब वोटर लिस्ट का मसला है, ये भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन क्या लोग इस बात को मानेंगे? क्या लोग राहुल गांधी का समर्थन करेंगे? राहुल गांधी जिस तरीके से प्रचार यात्रा पर निकले हैं और उनका जो रूट तय हुआ है, वो क्या साबित करता है? ये बात आखिर अंत में कहां तक पहुंचेगी? एक तरफ अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता और दूसरी तरफ देश के भीतर वोटर लिस्ट मामले में बड़ा हंगामा, नए अंक, कई सारे मामले अभी भी खुलना बाकी है। देखना दिलचस्प होगा ये पूरी बात कहां जाती है। लेकिन ये बात चाहे किसी भी मसले पर पहुंचे, अपडेट हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको जरूर मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें अपनी राय, और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।